ईरान के बाद क्या तुर्की से होगा इजराइल का युद्ध? जिस तरह ईरान की मिसाइलों ने तोड़ा था नेतन्याहू का एयर डिफेंस, क्या इजरायली शहरों पर वैसे ही हमला करने को तैयार हो रहे हैं एर्दोआन? खामनेई के बाद क्या तुर्की के बम से दहलेंगे तेल अवीव और हाइफा? अगस्त के आखिरी दिनों में तुर्की और इजराइल के बीच ऐसा माहौल बना है कि सितंबर के महीने में ही आग नजर आ रही है। लगातार बमबारी और 63,000 लोगों की मौत के बाद जब नेतन्याहू के टैंक गाजा प्लान को अंजाम देने के लिए हमला करने वाले हैं, तब तुर्की एक बड़ा फैसला करने को मजबूर हो गया और इसीलिए एर्दोआन ने ऐलान किया है कि तुर्की ने इजराइल के साथ सभी आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। तुर्की ने अपना एयर स्पेस इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया है। तुर्की ने अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। तुर्की ने अपने जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया है। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि तुर्की ने इजरायली सेना को होने वाली हथियार सप्लाई में भी बड़ी रुकावट बनने का फैसला किया है। एर्दोआन के देश ने गाजा पर गिरने वाले बम और बारूद को तुर्की के इलाके में लाने से मना कर दिया है। यानी तुर्की में अब ऐसे जहाजों का बंदरगाहों पर आना मना होगा जो इजराइल के लिए बम, गोला, बारूद लेकर जा रहे हैं। यही पाबंदी उन विमानों पर भी रहेगी जो इजराइल के लिए आसमान के रास्ते हथियार पहुंचा रहे हैं। İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke, altını çiziyorum, bulunmamaktadır. क्या गाजा को लेकर तुर्की और इजराइल की टक्कर अचानक हुई? इसे बहुत गौर से समझिएगा। 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और उसके बाद जब इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू की तो तुर्की के लिए हालात सामान्य रहे। एर्दोआन कभी फिक्र में नजर नहीं आए क्योंकि उनकी सभी वार्निंग नाकाम साबित हुई। इसके बाद एर्दोआन पैनिक में नजर आने लगे क्योंकि गाजा में हजारों लाशें देखने के बाद भी तुर्की इजराइल कुछ करने में फेल साबित होता रहा। लेकिन अब 63,000 लोगों की मौत और युद्ध के 700 दिनों बाद जब एर्दोआन को एहसास हुआ कि पानी नाक के ऊपर ही नहीं पहुंच गया, अब पूरा का पूरा चेहरा पानी के अंदर है। गाजा को लेकर एर्दोआन का एहसास 700 दिन बाद जागा है। एर्दोआन की नींद अचानक खुली है। उनको एहसास हो गया है कि पानी तो नाक के ऊपर पहुंच गया है। यह बात साफ है कि गाजा में बमबारी को लेकर तुर्की और इजराइल के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब तुर्की इजराइल की उस फहरिस्त में शामिल होता जा रहा है जिसमें अभी ईरान और यमन है। लेकिन गाजा में बमबारी के साथ साथ सीरिया में इजराइल के बढ़ते दखल ने एर्दोआन को एहसास दिला दिया है कि ईरान पर अटैक के बाद उनका नंबर हो सकता है। इसलिए अब उन्होंने गाजा को लेकर इजराइल को नया फ्रंट दिखा दिया है। İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5'i gazeteci, en az 20 Filistinli şehit oldu. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. एर्दोआन गाजा की ये तस्वीरें पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। रोजाना सैकड़ों लोगों और खासकर बच्चों की मौत को देख रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर एर्दोआन को ऐसा क्यों लगा कि अब पानी नाक के ऊपर निकल गया है। 2023 में यह युद्ध शुरू हुआ लेकिन एर्दोआन कोई एक्शन लेने के बारे में खामोश रहे। इसके बाद 2024 भी गुजर गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब 2025 गुजरने की चौखट पर पहुंचने वाला है तो एर्दोआन को एहसास हुआ कि पानी तो नाक के ऊपर से गुजरने लगा है और अब तुर्की की अपनी बिसात खतरे में है। अब गाजा, यमन, सीरिया और ईरान के बाद इजराइल का युद्ध उनके लिए खतरा बन सकता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब तुर्की ने इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने वाला झटका दिया है।
गाजा पर बमबारी को लेकर ही 2024 के नवंबर में तुर्की ने एक तरह से पहली वार्निंग दी थी, जब इजराइल के राष्ट्रपति के विमान को तुर्की ने अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी। इसकी वजह से उनकी जलवायु सम्मेलन की यात्रा रद्द हो गई थी। फिर मई 2025 में भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बाकू दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि तुर्की ने उन्हें ओवरफ्लाइट की इजाजत नहीं दी थी। इसलिए अब तुर्की में कहा जा रहा है कि गाजा में सबका बदला लेगा हमारा एर्दोआन। इसलिए तुर्की ने इजराइल से आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए हैं, अपना एयर स्पेस इजरायली विमानों के लिए बंद कर दिया है, अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है और एर्दोआन ने अपने जहाजों को भी इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाजत देने से मना कर दिया है। तुर्की को इजराइल को डराने के लिए एक बड़ा धमाका जुलाई में किया था और बता दिया था कैसा धमाका, ऐसी तबाही, ऐसे कपा देने वाला ब्लास्ट। अब एर्दोआन का बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। इस बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से ये आसमान से गिरता है। और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट की दीवार पर यह धमाका करता है। अब ये वीडियो देखिए, ये बम कैसे 7 मीटर कंक्रीट की दीवार चीरकर आगे बढ़ता है। एक बंकर बस्टर की ताकत क्या होती है, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। सामने रखा कंक्रीट का ब्लॉक 7 मीटर चौड़ा है और इसको भेद कर ये बम दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। अब देखिए तुर्की के बम ने कंक्रीट के टारगेट को किस तरह तबाह किया। तुर्की का यह सुपर बंकर बस्टर बम 7 मीटर की कंक्रीट को भेद कर आगे बढ़ता है और फिर धमाका करता है। क्या यह धमाके देखकर नेतन्याहू डर जाएंगे, क्योंकि एर्दोआन की तैयारी खतरनाक नजर आ रही है। एर्दोआन के बम में इतनी आग है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त सीरिया से लेकर गाजा तक तुर्की और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए एर्दोआन का दूसरा बम। इस बम को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए गए। जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बम तैयार किए हैं। एक का नाम है हयालत, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। एर्दोआन पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बम भी दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं। ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम, जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या ये एर्दोआन का गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बम अब एर्दोआन को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं। तुर्की का दावा है कि गजब बम 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। यह अमेरिका के MK-84 और मार्क 84 बंकर बस्टर से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नेटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बम 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बम 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीरकर दिखा चुका है। दोनों ही बम का वजन 1000 किलो से कुछ ही कम है। दोनों को विमानों से लॉन्च किया जाता है। धमाके के दौरान गजब बम से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं।
ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बम को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति कहा जा रहा है और इससे एर्दोआन का जोश बहुत बढ़ा हुआ है। जून 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तैयब एर्दोआन ने कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतनी ताकतवर बनाना चाहते हैं कि कोई देश उस पर हमले की हिम्मत ना करे। सवाल है कि क्या एर्दोआन का ये मैसेज इजराइल के लिए माना जाए, क्योंकि तुर्की अब ऐसे बम और मिसाइल तैयार कर रहा है जिसके दायरे में इजराइल आराम से होगा। आखिर क्या चल रहा है तुर्की में? कुछ दिन पहले ही तुर्की ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई थी। इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय हथियार मेले में तुर्की ने वो मिसाइल दिखाई जो आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। यह है तुर्की की तैफून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी राकेस्तान ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मिसाइल 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय करती है। एर्दोआन का मूड युद्ध का नजर आ रहा है। उनकी सेना कुछ बड़ा करने जा रही है। यह खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजराइल में माना जा रहा है कि तेजी से उभरता हुआ तुर्की उसके लिए नया खतरा बनता जा रहा है और यह खतरा ईरान से भी बड़ा हो सकता है। एर्दोआन के नए नए बम इसकी वजह माने जा रहे हैं। पहले एर्दोआन ने तुर्की की हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून दुनिया को दिखाई और उसके बाद उस बम का धमाका दिखाया जो तुर्की का सबसे शक्तिशाली बम कहा जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें न सिर्फ इजराइल बल्कि हर उस देश के लिए खतरा है जो तुर्की को अपना दुश्मन मानते हैं। इन दोनों हथियारों की चर्चा आर्मेनिया में हो रही है। इसकी चर्चा ग्रीस में भी हो रही है और इसमें तो कोई शक नहीं कि इजराइल में तो इन दोनों हथियारों का सीक्रेट पता करने का मिशन भी शुरू हो चुका है। अब गाजा को लेकर नेतन्याहू और एर्दोआन की टक्कर शुरू हो चुकी है। जिस तरह ईरान की मिसाइलों ने तोड़ा था नेतन्याहू का एयर डिफेंस, क्या इजरायली शहरों पर वैसे ही हमला करने को तैयार हो रहे हैं एर्दोआन? सवाल है कि क्या ईरान के बाद तुर्की से होगा इजराइल का युद्ध? क्या खामनेई के बाद तुर्की के बम से दहलेंगे तेल अवीव और हाइफा? इजराइल बार बार कहता रहा है कि तुर्की में हमास के वरिष्ठ नेता आराम से आते जाते रहे हैं। तुर्की में बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात करते रहे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियां दावा करती रही हैं कि तुर्की में हमास का कमांडर पोस्ट भी काम करता है, जिसके जरिए हमास में भर्ती की जाती है और हमास के ऑपरेशन भी कंट्रोल किए जाते हैं। अब ये देखना अहम होगा कि क्या बड़ी पावर इस लड़ाई में कूदकर तुर्की को काबू में करेगी। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और नेटो भी क्या एर्दोआन पर ऐसा प्रेशर डालेंगे कि इजराइल और तुर्की के तनाव में कमी आए?